बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। इस मौजू पर हम अपना ओवरव्यू देंगे, अपने एनालिसिस करने के बाद मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डील करेंगे, मुख्तलिफ सवालात के जवाब रख करके एक कंक्लूजन देंगे। और अगर आप एंड तक देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका ही होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है द पहलगाम अटैक। कश्मीर के एक सियासी मकाम है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है। इस पर एक अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया है, जिसके नतीजे में हमारे पास 26 लोग मारे गए हैं। यानी इस अटैक में 26 लोग हलाक हो गए हैं, जिसमें से 2 फॉरेनर्स हैं और 24 हिंदूज हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, एक बात यहां पर मैंने की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, इससे क्या मुराद है? अगर मैं थोड़ा सा तारीखी तौर पर पीछे चला जाऊं, तारीख के अवराक को पलटूं और पीछे देखूं, तो ये जो कश्मीर है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंपली 1947 तक सब कॉन्टिनेंट के साथ कश्मीर के जो क्लोज एरिया है या कश्मीर जो पूरा है, यहां पर ब्रिटिश राज कर रहे थे, जिसको हम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम या ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ये राज कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा गया कि ब्रिटिश कमजोर हो गए, वो डील नहीं कर पाते, वहां पर भी यहां पर भी। उन्होंने कहा कि अब हम एक डिवीजन करते हैं। उस डिवीजन में हुआ क्या? उस डिवीजन में हमारे पास, हमारे सामने 2 स्टेट, पाकिस्तान और इंडिया, ये दो तो हमारे पास आ गए। समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझ भी आएगी। इसके बाद 3rd प्लेस पर हमारे पास कश्मीर रह गया। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, माउंटेनियस जोन है, सरसब्ज वादियां हैं, टूरिस्ट आते हैं, आउटसाइडर आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो हर मुल्क की ये कोशिश थी, या उसी डिवीजन में हर पार्टी ये ट्राई कर रहे थे कि हमारे पास ये भी होना चाहिए। प्लीज, रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे कमा सकते हो आप टूरिस्ट से। तो हुआ क्या कि इस कश्मीर में से कुछ हिस्सा इंडिया के पास, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास और कुछ हिस्सा चाइना के पास भी आया। अब इंडिया के जो पोर्शन में, हिस्से में आया, उसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, पाकिस्तान उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, क्योंकि डिवाइड कश्मीर कंप्लीटली नहीं हुआ था। ये जो कन्फ्लिक्ट था, ब्रिटिश ने, देखो अंग्रेज अगले 100 साल का सोचते हैं, और उन्होंने ये जो डिवीजन किया अपने लिए एसेट्स भी कायम किए हैं। ये एक डीप टॉपिक है, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि जो एरिया कश्मीर का इंडिया के पास आया उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया कहते हैं और पाकिस्तान उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। और जो एरिया पाकिस्तान के पास आया उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया और इंडिया उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो ये जो कश्मीर है ये डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में, चाइना के पास भी चला गया, पाकिस्तान के पास भी और इंडिया के पास भी। अब ये जो सयाती मकाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, जो पहलगाम के नाम से मशहूर है, यहां पर अटैक हुआ और उस अटैक में तकरीबन 26 के करीब लोग मारे गए थे। अब सवाल यह है कि अटैक किसने किया, क्यों किया, इंडिया का क्या रिएक्शन आया? यहां पर मुख्तलिफ सवालात हैं, हम डील करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि ये किसने ये अटैक किया, हु डिड दिस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इंडिया कह रही है, इससे पहले मैं कहूंगा कि ये जो अटैक था, ये अटैक बेसिकली एक्सेप्ट किया किसने? TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट या द रेजिस्टेंस फोर्स, TRF के नाम से एक फोर्स है। ये कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए बात कर रहे हैं कि कश्मीर एक ऑटोनमस स्टेट होना चाहिए। डिवीजन में जब 1947 में, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही थी, तो यहां पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जिस तरह के खान अफकलात, यानी यहां पर अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करें, उस पर भी मेरा एक वीडियो तैयार है, इंशाल्लाह मैं वो यहां पर अपलोड करूंगा कि बलूचिस्तान किस तरह यहां पर डाइवर्ट हो गया। अलग टॉपिक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रिंसली स्टेट्स थे। इसी तरह इंडिया, कश्मीर को भी ये चाहिए था, या कश्मीर के लोग ये डिमांड कर सकते थे और अभी भी कर रहे हैं कि हमें ऑटोनमस रहने दिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिपेंडेंस या आजादी देनी चाहिए, वो खुद ऑटोनमस होना चाहिए, किसी दूसरे के उसमें नहीं आना चाहिए। अब TRF ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो वाकया है, ये जो अटैक है, हमने कर लिया। TRF, मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कश्मीर के लिए। अब सवाल तो मेरा ये बनता है कि ये TRF क्यों करता है ये अटैक? TRF को इससे क्या फायदा? फायदा इसका ये है, एनालिसिस करने के बाद, कि अगर ये करते हैं अटैक, बेसिकली जब 370 आर्टिकल को खत्म करने के बाद इंडिया ने एक आर्टिकल खत्म कर दिया कि अब हम कश्मीर में अपने कानून के तहत वहां पर
लोग भी ला सकते हैं, यानी वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेशन, पहले ये हुआ करता था कि उनकी आर्मी या उनके फॉरेन पॉलिसी वो फ्रेम आउट करते, बाकी जो अंदरूनी मामला है वो खुद कर सकते थे, लेकिन इस आर्टिकल के बाद वो कश्मीर के हालात को, कश्मीर को डील कर सकते हैं। इसलिए इनको लगा कि अब इंडिया का क्या कर रही है, इंडिया यहां पर मुख्तलिफ अपने जो इंडिया से हिंदूज है ये लाएंगे, और लाने के बाद यहां पर जो उनकी वोटिंग पावर है ये ज्यादा हो जाएगी। देखो, किसी ऑटोनमस बॉडी को बरकरार रखने के लिए या किसी स्टेट को अपने ऑटोनमस जब चाहिए होती है तो उसके लिए पब्लिक का वोट चाहिए होता है। तो ये डर गए कि भाई यहां पर इंडिया क्या कर रही है, लोग लेके आ रहे हैं और लोग यहां पर आबाद हो रहे हैं, और कश्मीर में जब आबादी इंडियन लोगों की ज्यादा होगी तो जब वोटिंग होगी तो कश्मीर का जो ऑटोनमस स्टेट हम मांग रहे हैं वो चला जाएगा। ये भी एक एनालिसिस है कि टीआरएफ ये कर सकता है। इंडिया का ये सोच है या ये इल्जाम है कि ये जो टीआरएफ है ये टीटीपी से या लश्कर तैयबा से एफिलिएटेड है, और ये जो ग्रुप्स हैं ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं 1980 से ऑनवर्ड। अगर हम अफगान वार की बात करें तो वहां पर देखो टीटीपी या मिलिटेंट ग्रुप से पाकिस्तान के साथ यहां से जा रहे थे, अनदर टॉपिक, लेकिन वो इसको एफिलिएट कर रहे हैं कि भाई ये जो टीआरएफ हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे पाकिस्तान इसे सपोर्ट कर रहा था, और ये जो टीटीपी थे या मिलिटेंट ग्रुप्स थे। अब अगर थोड़ा सा ये हम एज अ न्यूट्रल एनालिसिस करें, मतलब हम ये कहें कि इंडिया ने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान किस तरह वो इस एंगल से वो देखते हैं कि भाई अगर इस टीआरएफ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया कह रही है, उसका मकसद ये है कि यहां पर जो टूरिस्ट यानी पीपल है, जो लोग आते हैं, जो इंडिया को एक रेवेन्यू जनरेट होती है, यहां पर बाहर से लोग नहीं आएंगे और इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात, इंडिया इस चीज से मशहूर हो जाएगी कि इंडिया यहां पर कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, इंडिया ये कह रही है, यानी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम चूंकि ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस किस लिए नहीं, टीआरएफ ने ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस अटैक के बाद हुआ क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि वीडियो मुख्तसर हो, लेकिन यहां पर कुछ चीजें डिस्कस करने के हैं। कुछ वाकयात इससे पहले भी हुए थे, जो सबसे पहले 2019 में एक वाकया हुआ था। ये जो वाकया था ये बेसिकली पुलवामा के ऊपर एक बम अटैक या सुसाइड बम हुआ था, जिसमें तकरीबन 44 के करीब लोग मारे गए थे। 2016 में हुआ एक अटैक, ये अटैक था 4 मिलिटेंट अटैक्स हुए थे इंडियन आर्मी पे, जिसमें तकरीबन 19 के करीब डेथ्स हो गए। उसके बाद एक और भी अटैक हुआ था, यानी वैसे मुख्तलिफ अटैक्स हुए, ज्यादा अटैक्स हुए। 2017 में एक अटैक हुआ था, ये अटैक बेसिकली हुआ था, मिलिटेंट अटैक्स था, बस जा रहे थे आर्मी के बसेस, यानी आर्मी पीछे और आगे सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी, यानी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, उन पर अटैक हो गया था। और ये जो अटैक था अमरनाथ यात्रा के मकाम पर हुआ, और इसमें मुख्तलिफ लोग मारे गए थे। उसके बाद 2001 में भी एक अटैक हुआ था, और ये जो अटैक था बेसिकली एक सुसाइड बम, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किधर, श्रीनगर में ये अटैक हुआ था। तो इन अटैक्स के बाद देखो, यहां पर अब आता हूं, इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन अटैक के बाद इंडिया मुख्तलिफ किस्म के क्या कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अब जो इस अटैक के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो उनकी एक कमेटी है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, उन्होंने जब किया क्या, उन्होंने जब फैसला कर लिया तो उनके फॉरेन सोर्सेज से हुआ ये कि हम सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम IWT, ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडस वाटर ट्रीटी को हम क्या कर रहे हैं, अबायंस यानी सस्पेंड करने जा रहे हैं। सस्पेंड यानी परमानेंटली हम इसको बंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सस्पेंड करने जा रहे हैं, यानी कुछ टाइम फ्रेम के लिए, कुछ वक्त के लिए सस्पेंड होगा। जब पाकिस्तान आपने इस तरह के मामला से अपने आप को दूर नहीं रखेगा तब तक ये सस्पेंड होगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि ये जो IWT है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये क्या है, इसके ऊपर मैं एक तफसील से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा तुम लोगों को समझाऊंगा कि वो ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तारीखी तौर पर पीछे चला जाऊं, 1947 में मैंने डिस्कस किया कि यहां पर ब्रिटिश आए थे, कॉलोनी सिस्टम था। यहां पर जब डिवीजन हो गया तो डिवीजन में हुआ ये कि ये जो कश्मीर है या इंडिया के आसपास जो पहाड़ी जोन है या हिमालयाज की अगर हम बात करें तो यहां पर मुख्तलिफ जो है ना दरिया बहते हैं, और ये दरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जरूरी है कि जो इंडिया है या पाकिस्तान है, दोनों एग्रो बेस्ड कंट्री है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंसर्न विद एग्रीकल्चर। मोस्टली पीपल आर डूइंग देयर या आर मैनेजिंग देयर फाइनेंस, देयर इनकम विद द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन के हम ये समझें कि पानी की जरूरत इंडिया पाकिस्तान के लिए क्यों है, क्योंकि एग्रो बेस्ड कंट्रीज है, उनकी जीडीपी में बहुत ज्यादा पोर्शन एग्रीकल्चर की होती है। तो पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, और जो कैनाल सिस्टम है पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन कैनाल सिस्टम है।
तो इसलिए पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। अब हम आते हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, यानी इसको हम अबायंस कर रहे हैं, यानी टाइम फ्रेम के लिए कुछ वक्त के लिए हम इसको सस्पेंड करने जा रहे हैं। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो इस ब्रेक मैंने क्या कि 1947 पर मैं चला गया, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था। इसके बाद हुआ ये कि ये इंपॉर्टेंट है, अब ये जो पाकिस्तान है और इंडिया है, ये चीजें समझने की हैं। जब आप समझोगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली ये जो पॉलिटिक्स है पानी पे या क्रिकेट पे, ये समझना लाजमी है। एक चीज यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसको आप लोग समझे कि ये जो लफ्ज है वाटर बॉम्ब, वाटर बॉम्ब क्या है अब आपको समझ आएगा। पाकिस्तान जो है वो लोअर रिप्रेन यानी लोअर रिप्रेन है, और इंडिया क्या है, हायर रिप्रेन है। इससे मुराद क्या है कि ये जो कैनाल्स है, 6 कैनाल्स है, 6 कैनाल्स में 3 वेस्ट में और 3 ईस्ट में, यानी बयास, और उसके बाद जो है ना बयास के बाद यानी बयास, रावी और सतलुज, इंडस, जहलम और चनाब, ये 3 लोअर रेप्रेन से मुराद के पाकिस्तान लोअर रेप्रेन है, यानी जो दरिया बहते हैं पाकिस्तान लोअर स्ट्रीम फ्लोइंग एरिया है, और ये जो हायर रेप्रेन है यानी इंडिया हायर स्ट्रीम फ्लोइंग एरिया है। यानी मुराद क्या है कि ये जो पानी बहते हैं या पानी का जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, ऊपर इंडिया है नीचे पाकिस्तान है, यानी पानी इंडिया से होकर के पाकिस्तान की तरफ आती है, इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है हर वक्त। तो ईस्ट में 3 दरिया उन्होंने डिवाइड किया ब्रिटिश ने, जिसको हम एक नाम देते हैं, एक एग्रीमेंट हुआ था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये 1947 में हुआ था कि ये जो 3 दरिया है इंडिया के पास जाएंगे, ये 3 पाकिस्तान के पास जाएंगे। और एग्रीमेंट इस तरह हुआ था कि इंडिया ये जो एक्सेस है इन 6 दरियाओं में से ज्यादातर एक्सेस इन दरियाओं से जो कि हिमालय से होकर के इंडियन के आसपास जो पहाड़ी जोन है, पहाड़ी सिलसिला, इससे होकर के पाकिस्तान की तरफ ये पानी आता है और इंडिया के पास ज्यादा एक्सेस है। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि अब इंडिया क्या करेगी, इंडिया ज्यादातर यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी, डैम्स नहीं बनाएंगे, फ्लो कम नहीं करेगी, और अगर पानी ज्यादा हो गया तो पाकिस्तान के ऊपर सैलाब यानी फ्लड को नहीं उस तरफ सेंड करते, यानी भेज नहीं देते। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 1948 में वापस खत्म हो गया। फिर 1948 से 1960 तक यानी तकरीबन 11 साल के करीब ये इस दरमियान में, इस टाइम फ्रेम में कोई माहिदा नहीं हुआ था, और इस टाइम फ्रेम में एक मेडिटेरियन था, यानी वर्ल्ड बैंक जो था वो इसको डील कर रहा था। अब हुआ ये कि ये एग्रीमेंट जब फ्रेश हो गया यानी दोबारा हो गया, ये 1960 में हुआ था, और ये अयूब खान और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। किसके सरबराही में, वर्ल्ड बैंक के सरबराही में। मकसद ये है कि स्टॉप नहीं करेंगे, पानी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा ज्यादातर, यानी इंडिया लिमिटेड थी इन 3 कैनाल्स में। तो अब इंडिया ने कहा कि हम इस एग्रीमेंट से सस्पेंड होने जा रहे हैं, यानी उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो क्या, मेरा सवाल ये है नेक्स्ट, क्या इंडिया ये कर सकती है, पानी को फुली स्टॉप कर सकता है? मैं कहूंगा कि नहीं। एनालिसिस के बाद क्यों, क्योंकि इंडिया का इस एरिया पर, यहां जो 3 रिवर्स हैं, यहां पर इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन है, डैम्स हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम एरिया है, यानी वहां पर वो जो बिजली बनाते हैं या अपने आबादी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो यानी मई से ऑनवर्ड ये जो गर्म सीजन होता है, गर्म जब वेदर होता है तो फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं वो ज्यादा पिघलते हैं और ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता है, और इंडिया के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो इस पानी को स्टोर कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर वो डैम्स बनाएंगे तो उनके फ्लड्स होने, यानी उनके अपने एरियाज के लिए फ्लड्स होने का बहुत ज्यादा खतरा है। तीसरी बात यह है कि अगर जब आप एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट यूनिलेटरल खत्म हो जाता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल में क्या फर्क है? एक एग्रीमेंट हो जाता है मेरे और आपके दरमियान, अगर हम खत्म करते हैं तो बायलेटरल खत्म होने चाहिए, हम दोनों खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं खत्म कर रहा हूं तो मैं एक कानून की खिलाफवर्जी करने जा रहा हूं, तो इंटरनेशनल लॉज को क्या कर रहे हैं वो यानी उसकी खिलाफवर्जी करने जा रहे हैं, तो इंडिया को फिर ICJ के यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान वहां पर क्लेम कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इसमें ज्यादातर वो फील नहीं कर रहा है कि इंडिया ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको बार बार, पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो उसको हम अगली पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। तो इंडिया अगर ये जरूर कर सकती है इंडिया कि हम पानी के कंट्रोल को थोड़ा कम करें, यानी ज्यादातर पानी स्टोर करें, और किसी ऐसे टाइम में कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पीक पर हो, बूम पर हो, और वहां पर पानी छोड़ने से सैलाब आ सकता है, या पाकिस्तान को आवश्यक जरूरत हो पानी का, इंडिया ज्यादातर वहां पर कंट्रोल कर, ये कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली इसको खत्म करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हसन एफ खान के एक यानी उसके एनालिसिस के मुताबिक जब वो अल जज़ीरा को
क्या कर रहे थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे। वो कहते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अर्बन एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल स्टडी का, वो वहां पर एक टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इसका नुकसान कब उठाना पड़ता है, जब खुश्क मौसम हो, पानी की अशद जरूरत हो, तो उस टाइम ये इंडिया इस मौके का फायदा उठा सकता है। अदरवाइज ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि वो इसको स्टॉप करे और इसको बिल्कुल खत्म करे। और बल्कि ये जो ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक, उसके सरबराही में ये हुआ है, तो ये नामुमकिन है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने कहा कि पाकिस्तान एक ग्रो बेस्ड कंट्री है और पाकिस्तान का तकरीबन 24% जीडीपी एग्रीकल्चर से यानी रेवेन्यू जनरेट होता है, और 37.4% एम्प्लॉयमेंट रेट है एग्रीकल्चर के, यानी एम्प्लॉयज इसमें मुंसलिक है, जो कि फिर जीडीपी में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान को इन सोर्सेज का, ये जो 3 सोर्सेज है, इसका बहुत ज्यादा जरूरत है और इनके अल्टरनेटिव्स में कोई और सोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान क्या कहता है कि अगर वो इसको स्टॉप करेगा, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, यानी हम इसको जंग समझेंगे। ये क्वेश्चन था कि क्या इंडिया इसको स्टॉप कर सकता है या नहीं। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्या नाम है, जो उनके एक्शंस थे या अनाउंसमेंट्स थे, वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो ये अनाउंसमेंट था वो ये था। दूसरा जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो ये है कि अटारी चेक पोस्ट पर क्रॉसिंग नहीं होगी। अटारी चेक पोस्ट पर क्रॉसिंग नहीं होगी। एक एरिया है अटारी वाघा के करीब, तो यहां पर क्रॉसिंग नहीं होगी। पाकिस्तान के जो लोग आए हैं वो वापस चले जाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। तीसरा जो अनाउंसमेंट था यहां पर, वो कह रहा था कि सार्क वीजा, यानी सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में, यानी ये क्या स्कीम था या क्या प्लेटफॉर्म या इस पर क्या अनाउंसमेंट हुई थी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, यानी व्हाट इज सार्क, ये समझना लाजमी है। इसके तहत जो लोग पाकिस्तान या इंडिया या मुख्तलिफ जो 8 कंट्रीज है, इसमें जो लोग ट्रेवल करते थे उनके लिए आसानी थी वीजा लेने में, यानी फ्री वीजा जो उनके ऊपर एक्सपेंस थे वो नहीं आते थे, उसके ऊपर एक स्टिकर वो लगाते थे, उसको हम कैंसिल करने जा रहे हैं। व्हाट इज बेसिकली ये सार्क, यानी सेव्स क्या है, SVES। सेव्स बेसिकली एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सार्क क्या है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। उनका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम पीस को और यानी प्रोग्रेस को, फ्रेंडशिप को प्रमोट करें। और इसमें कंट्री जो है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, और इसी के साथ साथ श्रीलंका है, नेपाल है और पाकिस्तान है। इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। ये जो एग्रीमेंट था बेसिकली 1985 में हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान की 8 कंट्रीज के, यानी जज हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इसमें लीडर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट आते हैं, ये लोग फ्रीली वहां पर किसी भी मुल्क में एंटर हो सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक स्टिकर दिया जाता था उनके पासपोर्ट पर, और अलाउड टू वीजा नो एक्सपेंस, उनको इजीली वो एक्सेस करते थे। इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया कि सार कहते हैं जो हमने एक मुआहदा किया था उससे हम दस्तबरदार हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान के रिएक्शन क्या है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। ये सार्क सेव्स के तहत उन्होंने ये चीज अनाउंस कर दी है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि द मिलिट्री, नेवल एंड एयर एडवाइजर्स इन पाकिस्तान हाई कमीशन, जो एडवाइजर्स है मुख्तलिफ नेवल या नेवी के या एयर के थे, उनको जो पाकिस्तान के हाई कमीशन में वो रह रहे थे, वो कंप्लीटली और जल्दी विथड्रॉ करें और पाकिस्तान ही चले जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। और इसके साथ साथ उन्होंने जो स्टाफिंग इन हाई कमीशन, यानी आपके इस्लामाबाद में इंडिया के हाई कमीशन में स्टाफिंग के मुख्तलिफ किस्म के, यानी लोग वहां पर वो स्टाफिंग की जो सर्विंग करते हैं या वहां पर रह रहे हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं, उनको उन्होंने डिक्रीज कर दिया 55 से 30 तक। तो ये बेसिकली इंडिया के अनाउंसमेंट थे इस वाक्य के बाद। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमने थोड़ा सा एनालिसिस किए हैं, पाकिस्तान का जो अनाउंसमेंट है इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एनालिसिस के साथ साथ हम थोड़ा सा सुपर पावर्स को भी डिस्कस करते हैं कि सुपर पावर्स का यहाँ पर कोई सीन है या नहीं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें इस वक्त पता चलना चाहिए कि जब 1991 से ओवरवर्ड, यानी अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि यूएसए इस वक्त फॉर द लास्ट 120 या 30 इयर्स वो सुपर पावर बन के आ रही है। जब विजिबली और जाहिरी तौर पर 1991 में स्विच यूनियन कोलैप्स कर गई और यूएसए सुपर पावर बन गई और फिर यूनिपोलर वर्ल्ड थी। अब जो हमें एक चीज नजर आ रही है कि दुनिया जो है ना वो बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। देखिए चाइना जो है ना वो लीडिंग पावर है, चाइना दुनिया को कंट्रोल कर रही है अपनी इकोनॉमी से, इंगेज कर रही है। चाइना जो है ना वो दुनिया को इंगेज कर रही है और यूएसए जो है ना वो दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो बायलैटरल बन के पाकिस्तान का जो इस वक्त रुख है वो चाइना की तरफ है, और सबसे ज्यादा थ्रेट यूएसए के लिए वो चाइना है, जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात करके आ रहे हैं। तो यूएसए क्या करे, अभी जो इस वाक्य के बाद व्लादिमीर पुतिन का, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा तौर पर क्लियरली सपोर्ट था इंडिया के पास, और उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया इस वाक्य पर। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो रुख है वो चाइना की तरफ है, और सबसे ज्यादा खतरनाक इस वक्त यूएसए के लिए वो चाइना है, और यूएसए की यही कोशिश है कि हम चाइना को कंट्रोल कर पाए मुख्तलिफ सोर्सेज से। मुख्तलिफ सोर्सेज क्या है, इंडिया की मदद से,
यानी इंडिया को सपोर्ट करे। अब इंडिया एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस वक्त यूएसए के लिए कि वो चाइना को थ्रेट कर सके और चाइना के ऊपर काबू पा सके। अब पाकिस्तान और चाइना का फिर अपना एक अलग हिसाब है, सीपे के थ्रू एक मजबूत रिलेशन है और चाइना नहीं चाहती कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो, क्योंकि उनका अपना फिर एक इंटरेस्ट है कि वो सीपे के थ्रू अपना एक एक्सपेंशनिज्म की तरफ जा रहे हैं, यानी अपना एक्सपेंशन कर रही है सेंट्रल एशिया तक, जो कि लैंड लॉक कंट्रीज में यानी अफगानिस्तान वगैरह ये आते हैं, वहां तक अपना प्रोडक्ट लेके जाएं और बेच सके। तो यहाँ पर सुपर पावर्स का अपना एक गेम है। वो अपने गेम में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्या नाम है कुर्बानी का बकरा बना करके यहाँ पर ये पीस रहे हैं। वहां पर उनका अपना गेम है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी थर्ड वर्ल्ड का गेम है, सॉरी सुपर पावर्स का गेम है। और यहाँ पर भी अगर सी पे कामयाब होता है यूएसए को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सी पे कामयाब नहीं होगा चाइना का अपना टारगेट पूरा नहीं होगा। यानी मोस्टली यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज हमें नजर आती है तो उन बड़े जो यानी बड़े बिग फिशेज है उनका एक अपना किरदार है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पाकिस्तान के रिएक्शन और कंक्लूजन निकालेंगे कि कंक्लूजन क्या है इस मसले का, क्योंकि एक अपडेटिंग टॉपिक है, ये अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 48 इयर्स में क्या, नेक्स्ट 48 हावर्स में क्या होगा, नेक्स्ट 3 दिन में क्या होगा, कल क्या होगा, ये अपडेटिंग होगी और अपडेट के साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। तो उम्मीद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।